के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बहस करेंगे बजट 2020-2021 के ऊपर। इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि हुकूमत इन जैसे जो दिहाड़ीदार तबके हैं, जो रोज़ाना की मजदूरी कमाते हैं, उनको कोई रिलीफ देगी या उनको भी हमेशा की तरह निचोड़ेगी। हुकूमत बिल्कुल फारग है, बिल्कुल फारग है, बिल्कुल फारग है। इस बजट के बाद पेट्रोल की कीमतें कम होंगी और हम हवाई जहाज और गाड़ियों में सफ़र करेंगे या फिर हमें इन गदर गाड़ियों पर सफ़र करना पड़ेगा। ये जो बजट आया है 2020-21, ये टोटली ही आवाम के ऊपर इन्होंने एक बम गिरा दिया है। हम ये देखेंगे कि इस बजट के बाद आवाम बोलती है या ऐसे ही सोई रहेगी। हम जायज़ा लेंगे कि मजदूर तबका की परेशानियों में इजाफा हुआ है या कमी। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस बजट का हमें ज़रा भी नहीं फ़ायदा हुआ। हम ये जायज़ा लेंगे कि बजट के बाद क्या रोड पर एनके और ये कैब्स बेचने वाले पठानों को क्या अपनी दुकानें भी मिल पाती हैं कि नहीं। कचरा चुनने वाले इन बच्चों को तालीमी सहूलियात मिलेंगी या नहीं। हम ये देखेंगे कि इस बजट के बाद हमें चीनी खाने को मिलती है या मीठा खाने के लिए हम खाएंगे गंडेरियाँ। हम ये देखेंगे कि लॉकडाउन ख़त्म होता है या नहीं और ये चिंची वाले यूं ही रोडों पर चलते रहेंगे या इनको भी घर बैठना पड़ेगा। जब कि ये हुकूमत आई है ना, हर बंदा खसारे में आ गया, हर बंदा खसारे। इमरान खान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान रियाज़ खान और आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़। आज एक दिन आवाम के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के प्रोग्राम में हम बहस करेंगे, हम बात करेंगे बजट 2020-2021 के ऊपर। नाज़रीन, ये बजट जो है, इस बजट में पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तानी तारीख़ में कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं हुआ। हुकूमत पाकिस्तान पे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। इमरान खान की हुकूमत पे सरकारी मुलाजमीन को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, जो ताजर बिरादरी है उनको बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। तो हम उनसे उनका नज़रिया लेंगे कि वो क्या कहते हैं कि बजट जो है 2020-2021 उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा है या नहीं। इस प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान में सस्ती हो रही हैं या महंगी। हम ये देखेंगे कि इस बजट के बाद हमारी मुरादें और हमारी डिमांडें पूरी होती हैं या हम यूं ही करते रहेंगे एहतजाज। बिल्कुल शहर का जो मारूफ और बहुत ही मसरूफ़ बाज़ार, रेल बाज़ार, अनारकली बाज़ार और कटरा बेर वाला यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो बजट 2020-21 है वो कितना रिलीफ उनके लिए दिया गया। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, फट्टे वाले हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो एक दुकानदार यहाँ पे शूज़ की दुकान है, यहाँ पर चलते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताइएगा, अभी बजट पेश किया गया 2020-21 का, तो आप दुकानदारों के लिए, ताजरों के लिए क्या उसमें रिलीफ रखा गया, आप मुतमईन हैं कि नहीं? भाईजान, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस बजट का हमें ज़रा भी नहीं फ़ायदा हुआ। हमारे तक इन्होंने हमारे से वादा किया था कि 12,000 रुपये आपको देंगे फट्टे का, हमें इन्होंने वो भी नहीं दिया। कारोबार ऐसे हैं, मार्केट में 3 दिन दुकानें बंद रहती हैं, उसकी वजह से कोरोना की वजह से वैसे बंद रहती हैं 3 दिन। उसके अलावा हालात मार्केट के देखने के आप जनाब अली बिल्कुल काम बिल्कुल ठंडे हुए पड़े, काम है ही नहीं। कुछ लोग कोरोना की वजह से डरे हुए हैं। बाकी उन्होंने ये बजट भेजा, इसका हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। हम वैसे ही परेशान हैं, कारोबार बिल्कुल ख़त्म है। ये आप हमारे भाई हैं, आप बेशक इनसे पूछ लें। जी, हम बिल्कुल कारोबार ठप हुए पड़े हैं, कारोबार है ही नहीं कोरोना की वजह से, और वैसे भी गर्मी की वजह से, कोरोना की वजह से कारोबार बिल्कुल नहीं है और हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। ये बिल्कुल हमारे काम है नहीं, हमें कोई रिलीफ दिया जाए। हम हुकूमत से हमारी गुजारिश है, हमें कोई रिलीफ दिया जाए।
جی ناظرین، ان کا یہ کہنا تھا کہ بجٹ جو ہے اس میں رد و بدل کی جائے، دکانداروں کو جو ہے ریلیف نہیں ملا، ان کو ریلیف دی جائے۔ پھٹے والے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے اپنا یہ پھٹا لگایا ہوا ہے شوز کا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کچھ امید نظر آ رہی ہے کہ آپ کو کچھ ریلیف ملے گا؟ نہیں، دن بہ دن حالات بڑے خراب جا رہے ہیں، کام کوئی نہیں، حالات آپ کے سامنے، بازار میں رش کوئی نہیں، نہ ہمارے پاس کام ہے گا، بالکل ہی حالات خراب ہے۔ ہمیں بولا ہے 3 مہینے کا بولا ہے کرایہ بھی معاف کرے ہیں، کرایہ بھی معاف کوئی نہیں ہوا، نہ بجلی کا بل معاف ہوا ہے، اور ڈبل بجلی کا بل آیا، اور بڑے کاروبار سے بڑے پریشان ہیں، مال ملتا ہی کوئی نہیں پہ، وہاں مال لینے آیا مال بھی کوئی نہیں ملتا، اور ڈبل ریٹ ملتا ہے، اور ہم کسٹمر بھی کوئی نہیں، ہم حالات سے بڑے تنگ ہیں، بہت مجبور ہونے پہ، کرایہ بھی معاف کیا جائے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، آگے مزید دکانداروں سے بات کرتے ہیں، کسٹمر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی کچھ مزید دکاندار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب کام اس وقت بہت اچھا کر رہے ہیں، باقی جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے ہمارے ملک کو ہمیشہ لوٹا ہی ہے۔ یہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے ملک کا 65 سال کا قرضہ عوام کا جو لیا ہوا تھا، مقروض تھے کہ بچہ ہوتا تھا تو پیدائشی طور پہ وہ مقروض تھا، اللہ کا شکر ہے وہ سارا قرضہ اس نے اتار دیا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آگے اور مزید بہتری آئے گی، جیسے جیسے وقت ملے گا، جیسے جیسے وقت ملے گا، تجربہ حاصل ہوگا، مزید بہتری آئے گی۔ ایک اماں جی تو کھڑی ہیں ادھر۔ ماں جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کہ مرਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ। 2 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 4 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ 55 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਇਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਮਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਚਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੌਲੀ ਤੌਲੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛੀ, ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਟੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਰੁਪਏ 55 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਹ 60-70 ਖਾਂਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ? ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਚੀਨੀ 80 ਰੁਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਬੱਚੇ ਰਕਸ਼ੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰਕਸ਼ੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਭੰਨਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਹ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ? ਜਿਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਪੁੱਤ? ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰੂਗਾ ਵੀ ਦਿੱਕਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ आ गया तो रोटी रज के खा लेंगे, उतने तो रोटी तो आवाज़ आ रही है। माँ जी हैं वो ये कह रही हैं जी कि गुर्बत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इमरान खान से नाराज़ भी हैं, इमरान खान को दुआएं भी दे रही हैं कि वो सही तरीके से काम करे ताकि हुकूमत जो है वो लोगों को खुश कर सके। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई दुकानदार एक और खड़े हैं। देखें महंगाई जो है हर दौर में है, ये नहीं कि इमरान खान आया तो महंगाई आई है, महंगाई हर दौर में रही है। ज़ाहिर सी बात है वो हमारे मुल्क का लीडर है और हर कोई अपने लीडर की तारीफ़ ही करता है, अपने लीडर को अच्छा ही कहता है। अगर हम खुद अपने लीडर को बुरा बोलेंगे ना तो बाहर वालों ने फिर बुरा बोलना ही है। हमें चाहिए कि उनका साथ दें। जैसे भी हालात हैं, सिर्फ हमारे मुल्क पे कोरोना नहीं आया है, पूरी दुनिया में कोरोना है। अगर उन्होंने हमें एक टाइमिंग दी है कारोबार की तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। हालात तो बहुत ख़राब है जी मुल्क के। हाँ जी, जबकि ये हुकूमत आई है ना, हर बंदा खसारे में आ गया, हर बंदा खसारे में आ गया जबकि ये हुकूमत आई है। तो देखा जाए तो पहले वाली हुकूमत ठीक थी, नून लीग की बस नून लीग ही होनी चाहिए। हाँ जी, नून लीग के। ये भाई नून लीग के सपोर्टर हैं जी। मज़ीद आगे चलते हैं, कुछ और दुकानदारों से पूछ लेते हैं। अच्छा चलो, ये इनकी बात का जवाब देना चाहते हैं, ये भी बात नहीं।
देखिए जी, महंगाई जो है ना हर दौर में रही है, नवाज शरीफ के दौर में भी रही है, वक्त के साथ साथ, और इस दौर में भी महंगाई है। लेकिन उसको ये भी आप फॉलो कर रहे हैं ना कि खान साहब ने कितना मुल्क का कंट्रोल किया है। हमारा मिलियन डॉलरों में कर्जा था, तो अल्लाह का शुक्र है अब हम कर्जे ही नहीं है। बच्चा पैदा होता था 2 लाख 3 लाख का मकरूज होता था, अब बताइए कहाँ से मकरूज है। बाकी नहीं है, इतना नहीं है जितना नवाज शरीफ ने लूटा है, शहबाज शरीफ ने लूटा है, वो पूरी दुनिया को पता चल गया, मीडिया के थ्रू हर किसी को पता लग गया। और वो खान साहब कहते हैं कि जी आप जवाब दें आगे नाम में, उनको जवाब देने के लिए वहाँ पे आना नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी मुझे कोरोना हो गया, मैं बीमार हो गया, हम ये क्यों नहीं कोरोना होता। तस्वीरें भी आ रही है और लंदन की सड़कों पे भाग रहे हैं और इधर हमारा पैसा लेके भागे हुए हैं। अच्छा, अभी जहांगीर तरीन भी है जिस पर चीनी का इल्ज़ाम है, वो भी लंदन भाग गया, क्या कहेंगे? वो तो लंदन इसलिए भाग गया ना, बस उसके कुछ भी नहीं जवाब तो बनता था। हाँ जी, तो उस सारों ने छोड़ दिया काम, तो इसलिए उन्होंने 85 रुपये चीनी कर दिया। हाँ जी, वो देखो ना घी कहाँ तक पहुँच गया, 230 रुपये। नवाज शरीफ के सारे काम अच्छे थे, वो उसके दौर में अपना 50 रुपये किलो चीनी थी। सोना देख लो, लाख रुपए अब हो गया है। गरीब बंदा अपनी बच्ची की शादी नहीं कर सकता। ठीक है, कई कहते हैं जी ये हुकूमत बिल्कुल फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है नवाज शरीफ की। अगर नवाज शरीफ वगैरह ठीक होते ना, शहबाज शरीफ वगैरह, तो मुल्क छोड़ के ऐसे ना भागते। इनकी देखें शुगर मिल में करप्शन है, इनकी पोल्ट्री फार्म में करप्शन है, जितना गला सड़ा लोहा है इन्होंने सब लाहौर में अपनी मोटर बनाई है उस पर लगाया, ग्रीन ट्रेन बनाई उस पर लगाया, अपना पैसे को इन्होंने डबल किया। और इस हुकूमत ने इतने रिसोर्सेज दिए ना, हर आदमी इस वक्त खुश है। हम कास्मेट करते हैं, मिनी थोड़ा सा काम है, छोटी सी दुकान है। अल्लाह का शुक्र है, पहले हमारा काम बहुत स्लो था, अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। महंगाई हर दौर में रही है। इमरान खान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त जंग के जो मारूफ और मशहूर बाज़ार हैं, अनारकली बाज़ार, कटरा बेर वाला, रेल बाज़ार और ये तमाम जितने बाज़ार इनके साथ साथ लगते हैं, वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो ज़िले सदर अंजमन ताजरान के हाजी दिलदार साहब वो भी मौजूद हैं और शेख खुर्रम शहजाद साहब जो अनारकली बाज़ार के सदर हैं वो भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। हाजी साहब, आप क्या समझते हैं जो बजट 20-21 का पेश हुआ है, वो आप ताजरान जो हैं उनके लिए कितना उसमें कुछ रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं ये कहूँगा कि वफाकी बजट आया, उसमें हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया छोटे ताजर को, तो उसमें भी अल्फाजों का हेर फेर था, हुकूमत वक्त ने किया। मैं तो ये कहूँगा कि ये सिलेक्टेड हुकूमत, नाइल वज़ीर आज़म सिर्फ सहारा दे रहे हैं बातें करके कि हम ये करेंगे और करते कुछ भी नहीं है। ये छोटा ताजर इतना परेशान है कि जिसकी इंतहा नहीं। इनको तो ये चाहिए था कि छोटे ताजर के लिए बिला सूद ये कर्ज़े देते, उनको कोई और टैक्स में रिलीफ देते। जबकि आप ये देखें कि पूरे मुल्क में जो टैक्स इकट्ठा होता है वो दुकानदार सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। हुकूमत को ये सोचना चाहिए, हुकूमत ने तो किया ही कुछ नहीं इसके बारे में, और रोज़ाना कोई ना कोई नई बात होती है हुकूमत की। कोई रिलीफ नहीं, कोई बात नहीं, ताजरों को ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। कभी कहीं से लॉकडाउन होता है, कभी कहीं से होता है। ये तरीका तो नहीं है। तो अगर इन्होंने लॉकडाउन करना था तो मैं ये कहता हूँ कि मुकम्मल करना चाहिए था, ताकि जिसका कोई फ़ायदा तो होता पूरी दुनिया में। जो समझदार लोग हैं, जो समझदार हुकूमतें हैं, उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन किया, थोड़े अरसे के लिए किया, और वहाँ पे उसके अच्छे असरात उनको मिले। तो मैं आखिर पे ये कहूँगा कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए। महंगाई इतनी हो रही है कि जिसकी इंतहा नहीं। कोई चीज़ आप ले लें कि गरीब जो है ना उसकी ख़रीद से बहुत दूर है। महंगाई का ये हाल है। दूध ले लें, उसके बाद दही ले लें, उसके बाद दालें ले लें, सब्ज़ियाँ ले लें, कोई चीज़ भी गरीब के ख़रीद के हद में नहीं है। जी, शेख खुर्रम शहजाद साहब से बात करते हैं। सर, आप मार्केट के सदर हैं, तो उस हवाले से जो आपकी मार्केट है बहुत से दुकानदारों ने तवक्को रखी होगी कि बजट में हमें रिलीफ मिलेगा और उससे कस्टमर्स की तादाद में भी इजाफा होगा। तो आप पंजाब का बजट आया, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पंजाब का बजट आया है, हम पूरी ताजर बिरादरी एक तो इसे मुस्तरद करते हैं,
नंबर 1। नंबर 2, इसमें ताजर, छोटे ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ताजर बेचारे बहुत परेशान हैं। दुकानदार हज़रात सुबह दुकानों पर आते हैं और ख़ाली चले जाते हैं। हफ्ते में 3 दिन तकरीबन छुट्टियां हैं। दुकानदार किरायों की वजह से भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो महीने के बाद किराया भी नहीं दे सकते। और जो फट्टे वाले हैं वो तो बेचारे बिल्कुल ही परेशान हैं। उनको कुछ रिलीफ 12,000 रुपये का कहा गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो भी उनको कोई नहीं मिला। सब के नाम दिए लेकिन अभी तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, सिर्फ ये जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत, ये सिर्फ दावों पर ही खड़ी है। और चीनी का देख लें, हालात देख लें क्या हालात हैं। पेट्रोल के हालात देख लें, पेट्रोल नहीं मिल रहा, नायाब हो गया है। चीनी जो है वो देख लें 70 रुपये कह रहे हैं, लेकिन वो कोई 90 रुपये दे रहा है, कोई 85 रुपये दे रहा है। तो मेरी समझ से तो ये बालातर है कि ये हुकूमत पंजाब क्या कर रही है। ताजरों को कोई रिलीफ नहीं दे रही, ताजर बेचारे बहुत परेशान हैं। तो इसलिए मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि छोटे ताजरों के लिए कोई रिलीफ दें। शुक्रिया। अभी हम यहाँ बाज़ार में ही मौजूद हैं। मज़ीद हम दूसरे दुकानदारों के भी व्यूज़ लेंगे, जो फट्टे वाले हैं हम उनके भी व्यूज़ लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो ग्राहक यहाँ पे हैं उनके भी जो है हम व्यूज़ लें, ताकि जो असल सूरत हाल का हमें पता चल सके। रेल बाज़ार के सदर हैं हाजी अज़हर शेख साहब, सिटी शूज़ वाले, उनसे बात करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे? बजट भी आ गया, पंजाब का भी आ गया, वफाक का भी आ गया, कोरोना वायरस भी चल रहा है, दुकानदारों लॉकडाउन भी चल रहा है, उसके बावजूद दुकानें भी खुली हैं, SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। इन सारे मामलात में आप जो दुकानदार लोग हैं उनको कोई रिलीफ मिल रहा है? कोई आप मुतमिन है कि नहीं? हुकूमत ने आवाम को दुकानदारों के साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया, ना कोई किसी किस्म का लोन का अप्रूवल किया है, बल्कि 50,000 का लाख रुपए शनाख्ती कार्ड की शर्त रखने से कारोबारी हजरात को बहुत मुश्किलात का सामना है। हम चाहते हैं कि वो शर्त ख़त्म की जाए, और ये बजट उन्होंने पेश किया है, ये अवाम दुश्मन बजट पेश किया गया है। हम चाहते हैं कि अवाम में करोना वायरस के वजह से उनको लोगों को आगाही मुहिम दी जाए, लोगों को बताया जाए, ताकि वो करोना वायरस से बच सकें। हम हुकूमत से भरपूर अपील करते हैं कि बजट में नज़रसानी की जाए और करोना वायरस के लिए लोगों को आगाही मुहिम चलाकर, ताकि लोगों को जानों को तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। आप क्या समझते थे कि बजट आएगा तो आपको कैसे फ़ायदा होगा? आपके क्या ख्याल है? आवाम को, हुकूमत को चाहिए था कि जैसे कोरोना वायरस की वजह से हमारे 1.5 महीना 2 महीने हमें हो गए हैं कारोबार बंद किए हुए, हमें उनको चाहिए था कि वो हमें रिलीफ देते, आवाम को फ़ायदा देते, आवाम को चीज़ में महंगाई में कमी लाते। हमारे बिज़नेस वैसे तो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, हमारे बिलों में रियायत, उस रियायत से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी दुकानें भी बंद थी, जब बिल आए हैं बिजली के, हमारी दुकानें बंद थी, हमने तो 1 यूनिट भी नहीं चलाया। उस यूनिट में हमारे बिल आ भी नहीं सकते। जिस महीने में हमारी दुकानें 2 माह बंद रही हैं, 2 माह में हमने 1 यूनिट भी नहीं चलाया, उसका बिल तो आना भी नहीं था। जब बिजली चलेगी तो यूनिट आएगा ना, बिल आएगा। अगर बिल हमें वो रिलीज़ है, हमें कोई रिलीज़ नहीं है। हमें रिलीज़ है अगर चीज़ के रेट कम करते, कोई कोऑपरेट करते कारोबारी हजरात से। उन्होंने 1 रुपये भी कोऑपरेट नहीं किया, ना कोई लोन दिया है, ना कोई किसी किस्म का कोई रिलीज़ दी है। हम भरपूर अपील करेंगे ये सालमाना बजट को वापस लेकर आवाम कारोबारी हजरात के साथ कोऑपरेट किया जाए। बहुत शुक्रिया। रेल बाज़ार के सदर थे हाजी अज़हर साहब। मैं इस वक्त जंग सिटी के इलाके में मौजूद हूँ। चक नूर शाह जो बाज़ार है उसके पास मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे सजाद साहब मौजूद हैं जो दर्जियों का काम करते हैं। यहाँ पे इनका अपना सेटअप है, इनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि जो बजट 2020-21 पेश हुआ है, आपको कितना उसमें जो है वो फ़ायदा नज़र आ रहा है अपना? आपको कितना लग रहा है कि ये बजट आपके लिए मुफीद है? सर जी बात यह है कि पहले ये सिस्टम पे हम काम कर रहे थे, हमारी 500 रुपये सिलाई है। 500 रुपये सिलाई में हमें जो मटेरियल मिल रहा था बुकरम, उसका रेट 140 रुपये था। 140 रुपये से अब 280 रुपये रेट बुकरम का है। जो ज़िप मिल रही थी उसका रेट था 30 रुपये दर्जन का, अब वो हमें 60 रुपये दर्जन मिल रही है। कॉलर का रेट भी इस तरह ही है, कॉलर हमें 11 रुपये का मिल रहा था, अब वो 21 रुपये का कॉलर परचेज़ कर रहे हैं हम। हमारी इनकम तो जो 150 या 100-150 हमें बचता था एक सूट पे प्रॉफिट, वो 50% रह गई है। सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट इस सिस्टम को कोई कंट्रोल करे, मटेरियल वाले रेट को कोई हमें भी निज़ाम बने। रेट बढ़ता नहीं है, आवाम पैसे नहीं दे रही है, तो हम इसका क्या हल करें? हमारी तो प्रॉफिट 0 पे आ गई है, बिल्कुल बैलेंस पे आ गया, प्रॉफिट तो है ही नहीं है मामलात के अंदर।
तो कैसे चलाएंगे हम इस निज़ाम को? ऊपर से बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, दुकानों के किराए हर साल 10% के हिसाब से हमें देना पड़ता है, वो भी बर्डन हमारे पे पड़ रहा है। तो इसको कैसे हम मैनेज करें, हमें समझ नहीं आ रही। प्रॉफिट ज़ीरो पे है, इनकम नहीं है बिल्कुल भी अब सिस्टम के अंदर। तो क्या करें, हमें बताएं इसका क्या हल करें? हमें कोई हुकूमत इसका हल करके दे ना, ताकि हम अपने निज़ाम को चला सकें आगे। जी, इनका ये कहना है कि जो बजट है उसका फ़ायदा तो तब होना जब जो रिलीफ है वो आम आदमी तक भी पहुँचे। मज़ीद दूसरे दुकानदारों के पास चलते हैं। जी, मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, यहाँ पर जो स्टाम्प फरोश हैं, फार्म फ़रोख्त करने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी शाहिद साहब मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा जो बजट है उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इस हवाले से तो हम ये कहना चाहते हैं कि बजट जो है ना वो कातिल बजट है। गरीब आवाम की जो है ना बेरोज़गार हो गया है, कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं, कोरोना की वजह से ना कारोबार तबाह हो चुके हैं। बजट में किसी भी गरीब बंदे को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये जो छोटे दुकानदार वगैरह हैं उनको तो जो है ना उनका मुआशी कत्ल हो चुका है, इनको कोई रिलीफ नहीं। 2-2, 3-3 महीने दुकानें बंद रखी हैं, अब आके दुकानों पे बैठे हैं, कारोबार नहीं है। और बजट है, बजट महंगाई जो है ना वो 500% इन्होंने बढ़ाई है। और इसमें गरीब के जो है ना टैक्सेस वगैरह जो हैं उनका फ़ायदा, माफ़ करने का फ़ायदा सिर्फ अमीर बंदों को ही हुआ है जी। जो करोड़पति हैं, लाखोंपति हैं, उनको हुआ है। गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी को कोई पैकेज नहीं मिला। दुकानदार, छोटे जो दुकानदार हजरात हैं, उनके लिए कोई भी हुकूमत की तरफ से कोई इमदादी पैकेज नहीं मिला और परेशान हैं सारे। स्टाम्प फरोश जो हैं सारे जो है ना फारिग बैठे हैं। अदालतें वैसे कल से बंद हो रही हैं। 2 महीने पहले छुट्टियां थी कोरोना की वजह से, अब 2 महीने और उन्होंने बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो ये स्टाम्प फरोश या फार्म फरोख्त करने वाले या फ़ोटो कॉपियों वाले जो हैं ना जी, ये इनका गुजर बसर जो है बहुत मुश्किल है। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये दुकानों को किराए हैं, कहाँ से ये लेके आएंगे, कैसे देंगे वो? मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पेन से आए हुए कारोबारी शख्सियतें रईस पाखर सुल्तान है मार नवाब खानोन सियाल साहब, उनकी रिहाइश के ऊपर मौजूद हूँ। आइए उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। सर, आप माशाल्लाह भी स्पेन से हैं, आपका वहाँ पे अपना बिज़नेस है, कारोबारी शख्सियत हैं। तो पाकिस्तान में भी बजट 2020, 2021 पेश हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बजट बहुत अच्छा पेश किया गया है। इसमें 2 चीज़ें उन्होंने रखी हैं कि एक तो जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह हैं वो नहीं बढ़ाई, और दूसरा उन्होंने टैक्स माफ़ किया है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो कोरोना की सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है, इसलिए उन्होंने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। तो जो नौकरी वाला तबका है वो ज़रा सब्र से काम लें, इंशाल्लाह वो भी ज़ाहिर है आगे जो नेक्स्ट बजट होगा उसमें वो इंशाल्लाह उनको रिलीफ़ देंगे। लेकिन जो टैक्स माफ़ किया है वो भी तो सारी आवाम के लिए रिलीफ़ है ना। तो इस लिहाज से तो बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है। मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़ाहिर है लोगों को पैसे भी देने पड़े हैं और एक पूरे मुल्क में भूचाल सा है। हमारे यूरोप में तो इसी तरह होता है, टैक्स हर साल टैक्स लगाते हैं और बहुत ज़्यादा लगाते हैं। यहाँ तो ना होने के बराबर है टैक्स। तो इसलिए ये बजट जो है वो बहुत अच्छा है और मेरी आवाम से अपील भी है, अगर ये सरकारी मुलाजमीन को नागवार गुजरा है तो फिर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो बेहतर होगा। और ये बजट मेरी राय के मुताबिक ये बहुत अच्छा खान साहब ने बजट पेश किया है। और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस जो सिचुएशन फ़िलहाल है कोरोना की, उससे भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को निकाले। और बाकी जो मामलात हैं इंशाल्लाह जिस तरह खान साहब की नीयत है और ख़ान साहब काम कर रहे हैं और ख़ान साहब जितना ईमानदार है, उस लिहाज से इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान 1-2 सालों में पूरी दुनिया में इसका नाम होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक नई ताकत बन के उभरेगा। अच्छा मार साहब, इसमें आप ये बताइएगा कि अभी इस कोरोना के सिचुएशन के बावजूद जो दुकानदार हजरात हैं, छोटे ताजर हैं, उनके बिजली के बिल भी माफ़ किए गए हैं और एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 12,000 रुपये भी पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के इस इक़दाम के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये दोनों प्रोग्राम जो हैं बैर जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे भी इतनी सहूलियात नहीं दी गई जिस तरह यहाँ पे दी गई हैं। और पाकिस्तान तो इसका मुतमिल भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी खान साहब ने ये किया है और एक हिम्मत की है कि उधर जो बैरूनी कर्ज़े हैं वो भी वापस किए हैं
اور اوپر سے یہاں پہ احساس پروگرام، باقی جو بجلی کے بل معاف کیے ہیں اور بھی بہت ساری سہولیات دی ہیں. تو یہ تو بہت اچھا اقدام ہے. ویسے تو ہم پاکستانی عوام ہیں، ہمیں جہاں پہ بھی کوئی لگائے 70 سال میں کیا ہوا ہے، پاکستان کا کیا ہوا 70 سال میں؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب خان صاحب نے یہ اتنے اچھے اقدام کیے ہیں. جیسے ڈیم دیکھ لیں، پہلے صرف افواج نے ڈیم بنائے تھے، پہلی دفعہ جو ہے وہ پولیٹیکل حکومت نے جو ہے نا ڈیم شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے تو پوری امید ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ پاکستان کو کسی مقام پہ لے جائیں گے. ناظرین، یہ تھے رئیس پاکرہ سلطان مار نواب خانوان سیال صاحب. مزید اور دوستوں کے پاس چلتے ہیں، مزید اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان کے ویوز بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، ہم جنگ سٹی کے بازار میں ہی موجود ہیں. یہ تاریخی بازار ہے اور یہاں پر تاریخی عمارات بھی ہیں، اور اس بازار میں بھی ہم نے بہت سے دکانداروں کے ویوز بھی لیے ہیں. ابھی ہمارے جنگ سٹی کے جو انجمن تاجران کے صدر ہیں چودھری الیاس صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، بجٹ 2020-21 پیش ہوا، وفاق کا بھی اور پنجاب کا بھی، تو آپ کو کتنی امیدیں تھیں بجٹ سے، اور آپ کی کتنی امیدیں جو آپ کے توقعات تھیں اس پہ پورا اتری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی بجٹ سے ہمیں کافی امیدیں تھیں، لیکن ابھی جو شناختی کارڈ کے حوالے سے اس کی شک تھی، وہ بھی انہوں نے اس کو مسترد ہم کرتے ہیں اس حساب سے. دوسرا یہ کہ تعمیراتی شعبے کو انہوں نے جس طرح ریلیف دیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے یہ دوسرے ان کے اندر بھی ریلیف دینا چاہیے تھے، اور دوسرے تمام شعبوں کے اندر، تاکہ جو ہے یہ عوام کو ریلیف مل سکتا. اب مہنگائی کا زور ہے اس حوالے سے بہت زیادہ، تو ہمیں اس پہ بڑی مایوسی ہوئی ہے اس وفاقی بجٹ کے حوالے سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ دوبارہ اس کے لیے نظر ثانی کی جائے تو پھر ہم اس پہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے اس حوالے سے تیار ہیں کہ ہمارے بازاروں کے اندر بھی مہنگائی ہے. بھوک عالم ہے، دیکھیں آپ بازاروں کے اندر کوئی وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے. تو ہمیں یہ خواہش تھی کہ ہماری حکومت جو ہے مکمل تعاون کرے گی بازاروں میں. تو یہ اس پہ ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے. ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے دوبارہ بجٹ کے اوپر. تو ہم اس حوالے سے بھرپور خواہش مند ہیں کہ جس طرح یہ انہوں نے بازاروں میں یہ کیا تھا کہ بھئی ایس او پیز کے حوالے سے، اس میں بھی ہمارے کمزوریاں ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایس او پیز کے اوپر مکمل اس حوالے سے قائم دائیں رہیں. اور دوسرا یہ کہ بازار میں جتنی چیزیں ہیں وہ مہنگائی کے حوالے سے بہت زیادہ اس وقت عوام پریشان ہے، اور زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ میڈیم طبقہ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے، اور ان کو بہت سی امیدیں تھیں. اب وہ اس حوالے سے بھی بڑے پریشان ہیں کہ کیسے آگے ہمارا جو ہے یہ مہنگائی کا دور آگے بڑھ سکے. سر، اس میں گورنمنٹ نے چھوٹے جو تاجر تھے ان کے بجلی کے بل بھی معاف کیے ہیں، کنسیشن بھی دی ہے، اور کچھ لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت پیسے بھی دیے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ان کی ہیلپ کر سکے گا تاجروں کی، یا مزید کوئی آپ کی خواہش ہے یا مزید آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہیں؟ جی اس کے حوالے سے حکومت کا یہ اچھا اقدام تھا، کوشش تھی. اس میں تاجروں کو یہ ریلیف ملا ہے اس حوالے سے کہ بجلی کے بلوں میں کنسیشن ہوئی ہے، اور عوام کو بھی 12,000 کے حوالے سے اس طریقے سے جو پیسے ملے ہیں، لیکن وہ پورے طریقے سے جس طرح لوگوں کو پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچ سکے. اس پہ بھی ہمیں ہے کہ حکومت اس پہ اچھے طریقے سے غور کرے، اور جو لوگوں کے ان کے مطالبات ہیں اس حوالے سے کمزور لوگ ہیں ان تک یہ رسائی ہونی چاہیے تھی. میں امید کرتا ہوں کہ مزید حکومت جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے اور لوگوں تک یہ رسائی کرے. جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں کسان بورڈ پنجاب کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کے پاس، اور میرا ٹاپک جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ بجٹ 2020-2021 ہے. ڈاکٹر صاحب، بجٹ 2020-2021 پیش ہوا، وفاقی بھی اور جو ہے صوبائی بھی. اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھ سکیں. اس کے علاوہ جو مجموعی طور پر بجٹ پیش کیا گیا ہے، اچھا اس کے بعد جھنگ کا بجٹ بھی جو ہے پیش کیا گیا ہے،
تو آپ اس پہ بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے ساتھ ایک سالانہ مذاق کا دن منایا جاتا ہے جس دن یہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ جب ہمارا بجٹ پیش کیا گیا اس سے 1-2 روز قبل یہ بتایا گیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بڑھانے سے IMF نے انکار کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ ہمارا تو نہ ہوا، یہ تو IMF کا بنایا ہوا بجٹ، اور ہمارے نمائندگان، ہماری حکومت صرف اسے پڑھ کر پیش کر دیتی ہے. اس سے بڑا مذاق اس قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ قوم، اس کے نمائندے اپنا بجٹ اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی ترجیحات کے مطابق نہیں بنائیں گے، اس وقت تک قومی بجٹ اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ ایک غریب ملازم آدمی ہے، یا اور آپ کسانوں کی بات کر لیں، مزدوروں کی بات کر لیں، وہ اس قدر قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں آج کل کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ اگر ایک کراپ فصل کا، گندم کا، گنے کا، کپاس کا، مکئی کا، آلو کا، کسی کا حساب لگا لیں تو جس وقت فصل منڈی میں آتی ہے اس وقت جو ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے کسان کو بمشکل اس کی لاگت ملتی ہے. بمشکل اس کی بچت صرف وہ ہوتی ہے جو وہ 2-4 جانور بیچارہ پال لیتا ہے، اس کو کچھ گھر کے لیے 10-20 من گندم بچ جاتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی بچت نہیں ہے. لیکن جیسی ذمہ دار کے، کسان کے گھر سے اس کی پروڈکٹ پیدا کی ہوئی نکل جاتی ہے اس کے ہاتھوں سے، جیسے آپ نے دیکھا کہ گندم 1400 روپے من لی گئی، آج گندم کا ریٹ 2000 روپے من ہو چکا ہے. وہی آٹا آپ کو 1100-1200 روپے کا 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ نہ یہ بجٹ ہمارا ہے، نہ حکومتیں ہماری ہے، ہم سب غلام ہیں، اور غلاموں کی جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہم ان کی لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ کر پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قومی، ملکی اور پروونشل بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے. یہ تھے ڈاکٹر عبدالجبار صاحب. اب مزید اور بھی شہر کے معزز شخصیات کے پاس ہم جائیں گے، آپ کو وہاں بھی لے چلتے ہیں، ان کی بھی رائے سنتے ہیں. ناظرین، ابھی ہم ضلع کچہری جھنگ کے باہر موجود ہیں. ضلع کچہری جھنگ کے اندر چلتے ہیں، جو معزز وکلا حضرات ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا ویوز جانتے ہیں کہ بجٹ 2020-21 کے بارے میں ان کے ویوز کیسے ہیں. حافظ میاں عرفان حجرا صاحب جو ان کے چیمبر میں بیٹھے ہیں، یہ ایڈوکیٹ ہیں اور سیاسی اور معاشی اعتبار سے جو ہے نا ایسی باتوں پہ اکثر جو ہے یہ اپنے کمنٹس دیتے رہتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں. بہت سے اسپیکر بھی ہیں، ان سے جانتے ہیں. سر، آپ کیا کہیں گے بجٹ 2020-21 کے بارے میں؟ جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ ماشاءاللہ بہت اچھا آیا ہے. تو میری سمجھ کے مطابق تو یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی خامی بادی نظر لوگ بتا رہے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں. اور اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات کوئی بری نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں. ٹھیک ہے، بڑھنی چاہیے تنخواہیں، اس میں ہمیں کسی کو کوئی جیلسی بھی نہیں ہے. لیکن اگر پرائما فشائی دیکھا جائے تو وہ بہت پہلے ہی بہت اچھی تنخواہیں لے رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست تنخواہیں ہیں ان کی. لاکھ روپیہ تو نارملی ٹیچرز لے رہے ہیں اور عام سرکاری ملازمین 60,000 65,000 70,000 پلس بیسک پہ ان کی لے رہے. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اتنے پیسوں میں ایک گھر کا سرکل ایک مہینے کا الحمدللہ اگر شکر کیا جائے تو بہترین چل جاتا ہے. باقی غریبوں کے لیے بہت اچھا بجٹ تھا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ کوئی برڈن نہیں ڈالا، کوئی ٹیکس نیا نہیں لگا ہے، بلکہ جو پرانے ٹیکس تھے وہ غریبوں سے ان غریبوں کو چھوٹ دی گئی ہے اور جو امیر تھے ان کو پابند کیا گیا ہے. اگر آپ زکوٰۃ کے نظام کو بھی اسٹڈی کریں تو یہ بھی ایک فسکل سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے.
فائنینشیل سسٹم یہی ہے کہ امیروں سے لی جائے اور غریبوں میں دی جائے. اس طرح اگر اس تناظر میں بجٹ کو دیکھا جائے تو بجٹ بھی انہوں نے امیر پر ٹیکس زیادہ لگایا ہے اور غریب پر ٹیکس کی چھوٹ دی ہے. یہ ایک اچھی پالیسی ہے. مثلا میں یہ دیکھ رہا تھا جب بجٹ آیا تھا کہ جس شخص جو اپنے پرائیویٹ سکولز میں بچوں کو پڑھاتا ہے اور وہ بچوں کی فیسیں اس کی سالانہ 2 سال سے کراس کرتی ہیں ان کو 100% ٹیکس ہے، جن کی نہیں کرتی ہیں ان کو نہیں ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو شخص 2 لاکھ روپیہ سالانہ فیس بچوں کی ادا کر سکتا ہے وہ بندہ امیر آدمی ہے، وہ امیر آدمی ہے، ٹیکس نیٹ میں اس کو آنا چاہیے. وہ کیوں نہیں آتا ٹیکس نیٹ میں؟ اور جو بندہ 500 روپیہ مہینے کی فیس دے رہا ہے اپنے ایک بچے کی اور اس کی 60-70 ہزار روپیہ سال کی فیسیں بنتی ہیں تو اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے. اسی طریقے سے موٹر سائیکل سستے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے انڈسٹری کو ریلیف ملا ہے، خصوصاً مینوفیکچرنگ آف کارز ان کو بڑا ریلیف ملا ہے، کاریں سستی ہوں گی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا بجٹ ہے اور اسی طریقے سے بجٹ آنا چاہیے. بجٹ کی پالیسی بھی زکوٰۃ کی پالیسی پر ہونی چاہیے، امیروں سے لو اور غریبوں میں دو. اور اسی طرح ہونا چاہیے عمراء پر ٹیکس لگنا چاہیے. جو جان بوجھ کر ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو ماہوار خرچہ 2-2 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے ہیں، ان لوگوں کو خان صاحب نے پابند کیا ہے. اٹ از ریئلی اپریشیٹو. آئی ریئلی اپریشیٹ دی پی ٹی آئی گورنمنٹ آن دس بجٹ. جی چودھری خالد وریک ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں بجٹ 2020-2021 کے بارے میں؟ یہ جو بجٹ آیا ہے 2020-21 یہ ٹوٹلی ہی عوام کے اوپر انہوں نے ایک بم گرا دیا ہے. کوئی ریلیف نہیں دیا، غریب عوام ویسے ہی رل رہی ہے. اس کے علاوہ جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے بھی کوئی ریلیف نہیں ہے. کوئی انہوں نے نہ ہی پینشنیں بڑھائی ہیں نہ ہی ان کی تنخواہیں بڑھائی ہیں. مہنگائی جو ہے روز بروز زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے، غریب بندے مر رہے ہیں. اوپر سے کرونا آ گیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں میں رہنے پہ مجبور ہیں، کاروبار بالکل نہیں ہے. انہوں نے نہ ہی کوئی ریلیف لے کے آئے ہیں جس سے کوئی غریب بندہ اور سفید پوش بندے کو کچھ ریلیف ملے. انہوں نے ٹوٹلی ہی وہ ایک ایسا بجٹ لے کے آئے ہیں جس سے ٹوٹلی عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو اور گورنمنٹ کو ہی ٹوٹلی بس انہوں نے ایک خانہ پوری کی ہے بجٹ لے کے آنے کی. کوئی مؤثر انہوں نے اقدام نہ ہی عوام کے لیے کیا ہے نہ ہی کسی سرکاری ملازم کے لیے کیا. یہ تو ایک انہوں نے بم پھینک دیا ہے. اور یہ 2020-21 کا جو بجٹ ہے میرے خیال میں تو اس میں کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا عوام کو جس سے عوام خوش ہو گورنمنٹ سے. یہ تو ان کے ساتھ ظلم ہی کیا انہوں نے ٹوٹلی. جی میاں محمد اکرم سلیانہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور خاصی نظر رکھتے ہیں ملکی معاملات پر. سر بجٹ 2020-21 جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے ویوز کیا ہیں؟ ہاں جی، جہاں تک یہ فیڈرل بجٹ کا تعلق ہے تو یہ بدترین حالات کے اندر جو ہے ایک کوشش تو کی ہے انہوں نے، لیکن اس میں دیکھیں بہت ساری خامیاں. مثلا یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے جو ہے وہ کوئی تنخواہ جو ہے ان میں اضافہ نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ جو ہے مہنگائی جو ہے وہ اس کی کم کرنے کے لیے بھی کسی قسم کے کوئی اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے گئے. پھر جو ہے یہ جو لوگ جابز کم ہو رہے ہیں یہ موجودہ کرائسس کی وجہ سے، تو یہ معاملہ بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے ان لوگوں کے لیے کیا میجرز لے جائیں، بے روزگاری کو کیسے کم کیا جائے، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. ہاں البتہ اس میں ایک فیکٹر جو ہے جو پازیٹیو ہے وہ ہے کہ یہ جو اپنی ایکسپورٹس جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے جو ہے کافی جو ہے وہ اسٹرگل جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن جہاں تک اوورآل دیکھیں دنیا کے معاشی حالات تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً ابھی ریسنٹلی جو ہے سعودی عرب میں آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے انہوں نے کانفرنس بلائی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آنے والے چند سالوں میں نا یہ جو اکنامک گروتھ ہے اسپیشلی یہ جو انرجی سیکٹر ہے اس میں انویسٹمنٹ جو ہے اس کے کم چانس ہو رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے ہم نے دنیا کے پارٹ ہیں، دنیا کا حصہ ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا سے آئسولیٹڈ ہو کر جو ہے کوئی نہ کر کے، تو دنیا کے حالات کے ساتھ چلتے ہیں. جو اگر دنیا گرو کرے گی تو ہم بھی گرو کریں گے، اور اگر دنیا جو ہے ان کے اکنامک کرائسس کے شکار ہوگی تو ہمارے اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی ہوں گے. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ
कोई इतना बुरा भी नहीं है ये बजट। एक हाँ खामियां हैं उसके अंदर, जैसे तनख्वाहें ना बढ़ाना सरकारी मुलाजमीन का, ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो सारा साल बेचारे देखते रहते हैं कि तनख्वाहें बढ़ेंगी और उनकी वजह से जो है उनका माशी हालत जो है वो बेहतर हो जाएगी, तो सबकी ज़रूरियात होती हैं। तो इन हवाले से मैं समझता हूँ कि ये कुछ खामियां हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, ये वो ठीक है, ये वो उनके मेजर लिए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इकानमी को बेहतर की उसकी रिवाइवल के लिए जो ख़ास तजावीज़ नहीं दी जा रही। हाफिज़ मदर इकबाल बरवाना एडवोकेट साहब मौजूद हैं, ये भी मुल्की हालात पर, मुल्की मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं और ख़ासा जो है इस बारे में ये बहस व तमहीद भी करते हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपके ख्याल में जो बजट पेश किया गया है ये आवाम के लिए रिलीफ शुदा है या आवाम को मायूसियों का सामना करना पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने कुछ रेट्स कम किए हैं मोटरसाइकिल के, उसकी हद तक तो जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा होगा जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज इग्नोर किया गया है कि उनमें हर साल 10-15% या 20% हर सूरत में वो इजाफ़ा होता था उनकी तनख्वाह और पेंशन में, लेकिन इस दफ़ा जो है उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया और उनकी जो है तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं किया गया बिल्कुल ही। हालांकि सिंध में जो बजट पेश किया गया उन्होंने 5 से 10% हद तक उन्होंने सूबाई लेवल तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उन्होंने इजाफ़ा किया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, लेकिन यहाँ जो है बाकी जो है वफाक ने और जो सूबा पंजाब है हमारा, इसमें कोई इजाफ़ा नहीं किया गया। ये सरकारी मुलाजमीन की हद तक तो बहुत ज़्यादती है उनके साथ, बाकी जो गरीब लोग हैं उनकी हद तक जो है इन्होंने जो रिलीफ दिया है वो कुछ ना कुछ जो है वो काबिल लिहाज है। नाजरीन, आज मैंने आपको ये दिखाया है कि बजट 2020-2021 के बारे में वकला वज़ारात, ताजर बिरादरी, आम तबका फ़िक्र के लोग, जो दुकानदार हैं, जो गाहक हैं, वो क्या कहते हैं, उनका क्या नज़रिया है और बजट 2020-2021 में क्या उनको रिलीफ मिला है या नहीं मिला, क्या वो हुकूमत की तरफ से पेश किए गए वफाकी और सूबाई बजट पर वो मुतमईन हैं या नहीं है। तो नाज़रीन, हमारा रोड शो जो है एक दिन अवाम के साथ, उसकी आज दूसरी एपिसोड आपने देखी है और हम अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके पास, आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो अगर आपके हमें तजावीज़ और मशवरे देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम इस प्रोग्राम को तमाम जो इतने भी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और तमाम लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन के लिए अपने होस्ट रियाज खान को इजाज़त दीजिए। नए प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।